स्किन जो है ना एक दीवार है, ऐसी दीवार है जिसके ऊपर आपकी इंटरनल चीज़ों का भी असर होगा और आपके बैरूनी चीज़ों का भी असर होगा। ठीक है, दीवार की दोनों साइड खूबसूरत होना ज़रूरी है। क्वैक्स होते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि वो आपको डिफरेंट तरह के फार्मूला क्रीम्स वो बना कर दे देते हैं। आपको हार्मोन्स का इशू है और आप चाहते हैं कि हम घर पे बैठ के IPL डिवाइसेस इस्तेमाल करके हमारे बाल ख़त्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। अस्सलाम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट एक नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय हैश स्टूडियो है और हमारा आज का टॉपिक है स्किन से रिलेटेड, यानी आज हम बात करने जा रहे हैं क्रैक्स के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही नामवर डॉक्टर वाकैंड की डॉक्टर सकीना फ्रॉम डॉक्टर सकीना क्लिनिक्स। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आज के टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं क्रैक्स और डर्मेटोलॉजी, ये आप इसको कैसे डिफ़ाइन करती हैं? कफील, क्वैक हर वो शख्स जो ये क्लेम करता है कि वो एक डॉक्टर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट बिटवीन अ क्वैक एंड द पर्सन, या जो बंदा है उसको उसके पास वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और प्रॉपर एक्सपर्टीज़ नहीं है, और वो ये क्लेम करता है कि वो डॉक्टर है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो क्वैक होगा। और डर्मेटोलॉजिस्ट डेफिनेटली समबडी जिसके पास MBBS के अलावा स्किन के अंदर कोई फर्दर डिग्री हो। तो ये इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्रैक्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कहाँ पर किस किस शक्ल में ये पाए जाते हैं? बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी इसमें वैसे तो, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सैलून्स, उसके अलावा बार्बर शॉप्स में, फिर अगर हम देखें तो बहुत सारे हकीम हमारे ऐसे हैं। और मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ इसमें अक्सर, कफ़ील के पढ़े लिखे क्वैक्स भी अब हमारे आ रहे हैं। पढ़े लिखे क्वैक्स वो होंगे कि जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज ऑफ स्किन है, दे आर मे बी डॉक्टर्स भी हों उसमें, लेकिन उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है स्किन की डिजीज़ को ट्रीट करने की, तो फिर वो भी एक तरह से पढ़े लिखे क्वैक्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो कि स्किन की केयर के साथ रिलेटेड है या स्किन की ब्यूटिफिकेशन के प्रोफेशन के साथ उनका ताल्लुक़ है और उनके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है, और वो फिर अपने से टोट के और अपने से जो जो चीज़ें कर रहे हैं स्किन के साथ, वो सारी फिर उस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो आप मुझे अगर सादा और बहुत ही आम ज़ुबान में ये बता दें कि मैं कैसे डिस्टिंग्विश कर पाऊँगा, मैं इसमें फ़र्क कैसे महसूस करूँगा बीइंग कैंडिडेट जो करवाने जा रहा है अपना स्किन का ट्रीटमेंट, वो मुझे आप बता दें। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें और इसके अलावा मुझे एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें। बड़ा आसान तरीका है इसका, क्योंकि देखें स्किन की डिज़ीज़ की जब हम बात करेंगे ना, तो हमेशा आपके किसी क्वालिफाइड बंदे के पास ही जाना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्किन की डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट एक सिंपल MBBS डॉक्टर से ले सकें, इसलिए क्योंकि स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है, और उसके अंदर 3000 से ज़्यादा स्किन डिजीज़ हैं, ठीक है, और हर स्किन टाइप के हिसाब से डिफरेंट डिजीज़ हैं और एरिया के हिसाब से भी डिज़ीज़ का फ़र्क होता है। जैसे कि पाकिस्तानियों के अंदर आपका जो हिली एरियाज़ है, नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ के लोगों में कुछ डिफरेंट डिजीज़ होंगे, जो कराची में रह रहे हैं उनके स्किन डिजीज़ फ़र्क होंगे, और इसी तरह से जो अमेरिका, इंग्लैंड और डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनकी डिजीज़ डिफरेंट होगी। तो आपने कैसे पता करना है कि भाई ये बंदा क्वालिफाइड है कि नहीं है? पहले आप देखेंगे उनकी डिग्री को, पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो जो जिसके पास आप जा रहे हैं वो डॉक्टर है कि नहीं है। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उनकी MBBS की डिग्री की वेरिफिकेशन करेंगे और फिर फर्दर स्किन के अंदर उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। दोनों के लिए जो सिंपलेस्ट तरीका है वो PMDC की वेबसाइट है। PMDC की वेबसाइट, जो कि आई थिंक आप एंड पे इनको शो भी कर दीजिएगा कि PMDC की वेबसाइट पे अगर आप उस डॉक्टर का जाके नाम लिखेंगे, और अक्सर अब क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान हेल्थ जो पंजाब हेल्थ कमीशन है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो आपका साइन बोर्ड बाहर लगेगा क्लिनिक के, उसके ऊपर आपने अपना PMDC नंबर भी मेंशन करना है। वो PMDC नंबर ही इसी मकसद के लिए है कि वो आप उस PMDC की नंबर पे या डॉक्टर का इवन के आप नाम भी लिखेंगे उनकी वेबसाइट पे जाकर, तो उनकी डिटेल्स आ जाएंगी कि उनकी डायरेक्टरी के अंदर उस डॉक्टर का नाम है कि नहीं है, और अगर है तो उसकी आगे से डिग्री आएगी MBBS, एंड देन फर्दर स्किन के अंदर उनकी क्या डिग्री है वो भी आ जाएगा। अब पाकिस्तान में जो स्किन की क्वालिफिकेशंस है जो स्पेशलिस्ट बनाती है उनको, वो 3 तरह की हैं। एक है MCPS, दूसरी है FCPS और फिर है MD। ये मेजर 3 डिग्रीज़ है।
और इनके अंदर ड्यूरेशन का फ़र्क होता है थोड़ा सा। जैसे FCPS है उसमें 5 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 2 साल वो पहले जर्नल मेडिसिन की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद 3 साल डर्मेटोलॉजी की होती है। इसी तरह MD इज़ अ 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम और MCPS इज़ अ 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारे डॉक्टर्स जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, यो आम ज़बान में समझ लें इनके पास मास्टर डिग्री आ जाती है। MBBS इज़ इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन एंड FCPS MD या MCPS इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। तो वो आपका स्पेशलिस्ट कहलाने के काबिल होगा और ये रिक्वायरमेंट है PMDC की कि वही बंदा अपने नाम के साथ स्पेशलिस्ट लिख सकता है जिसके पास इस तरह की कोई डिग्री मौजूद हो। सही है। तो चलिए अंदाज़ा हो गया कि आप अगर ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं तो आपको किस तरह अपने मॉलिज का इंतखाब करना है। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताएं कि क्लिनिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इसके साथ जब आप किसी अताई से अपना इलाज करवाते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स कफ़ील, बहुत से प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें इजी अप्रोच में होंगी ना लोगों की, जैसे कि स्टेरॉइड, अब बाकी कंट्रीज़ के अंदर उसके ऊपर एक थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होता है, ओवर द काउंटर बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं मिलती है। बट हमारे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम इज़ डिफरेंट। हमारे यहाँ पर फार्मेसी से प्रोडक्ट ख़रीदना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो बहुत सारी स्टेरॉइडल क्रीम या ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स, वो सारी प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्मेटोलॉजी में आती हैं, वो बहुत इजीली कोई भी बंदा जाके मार्केट से ख़रीद सकता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अब वो ये जो क्वैक्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो आपको डिफरेंट तरह के फार्मूला क्रीम्स वो बना कर दे देते हैं। और अच्छा, अब हमारे ना क्योंकि एक क्रेज़ है गोरापन का, ठीक है, सबको है कि जी हमारा रंग साफ हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। बल्कि पेरेंट्स हमारे पास छोटे बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं कि भाई इसका रंग जो है वो ख़राब है, इसके रंग के लिए कुछ करे, इसके बाल गिर रहे हैं, इसके बालों के लिए कुछ करे। हम ये नहीं सोचते कि हम उनकी डाइट पे ध्यान दें, हम उनकी हेल्थ पे ध्यान दें। कलर डेफिनेटली बच्चा बाहर धूप में खेलेगा तो कलर तो ख़राब होगा ही ना, लेकिन आप उसको खेलने कूदने से मना कर दे, उसको घर में बिठा दे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो अब वहाँ पर जो है ना इन क्वैक्स को मौका मिल जाता है। जब आप उनके पास जाते हैं बच्चे को, या कोई भी बंदा जाएगा कि जी मेरा रंग ख़राब है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर ऐसी स्टेरॉइडल क्रीम जिसके अंदर कुछ कंपनीज़ के भी नाम आ जाते हैं। दे आर गुड क्रीम्स, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इस मकसद के लिए नहीं, जिसमें क्लोवोवेट, बेटनोवेट, डर्मोवेट, ये जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीम्स है, स्टेरॉइड की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी वाली क्रीम्स है, और ये जब चेहरे पे लगाई जाती हैं तो इसका बेसिक साइड इफ़ेक्ट है रंग गोरा करना। अब उस साइड इफ़ेक्ट को शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल करते रंग साफ़ हो जाता है, लेकिन साथ में बहुत सारे नुकसानात आपको नज़र आते हैं। अगर हम बात करें जो आपके डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेशंस होते हैं या प्लान्स आप एक कस्टमाइज़ करते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, उसमें आपकी अवलीन तरजीह डाइट होती है, आपकी उसकी जो पैरेलल ट्रीटमेंट ऑप्शन वो साथ कैरी ऑन किया हुआ है वो होती है, या इसमें आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो आप समझते हैं कि उन पॉइंट्स के ऊपर भी आप जो हैं अवेयरनेस देते हैं जो एक क्वैक नहीं दे सकता, उस बारे में बताएंगे कुछ? अच्छा, उसमें कफ़ील मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करती हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी होता है और मैं पेशेंट्स को भी कहती हूँ, कॉम्बिनेशन अप्रोच। वाई कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि स्किन के लिए ना मैं लोगों को कहती हूँ एक बड़ी आसान सी बात है कि स्किन जो है ना एक दीवार है, ऐसी दीवार है जिसके ऊपर आपकी इंटरनल चीज़ों का भी असर होगा और आपके बैरूनी चीज़ों का भी असर होगा, ठीक है। दीवार की दोनों साइड खूबसूरत होना ज़रूरी है। दीवार सिर्फ बाहर तरफ से खूबसूरत है और अंदरूनी तौर पे वीक है, खोखली है, तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस। अच्छा, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी अक्सर, जो इवन के डमा में भी शायद हैं, तो कभी कभार वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से काम कर रहे होते हैं कि आज जी केमिकल पील कर लिया, हाइड्रोफेशियल कर लिया, प्रोसीजर्स कर लिए, उसके साथ इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन वो वक्ती होती है। कुछ अर्से के बाद पेशेंट फिर आपके पास आता है, और मैं ये बहुत केसेस देख चुकी हूँ कि हमारी ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स हमारे जिनके लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत है आजकल, क्योंकि हम बात करते हैं जंक फूड और डाइट की भी, तो जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे लोगों में आपकी स्किन की ट्रीटमेंट से फेलियर का रेट बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी करें, क्योंकि उनकी स्किन क्वालिटी इंटरनली सही नहीं है, इस वजह से वो एक्सटर्नली कुछ भी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा कम हो रहा है। तो एक चीज़ नहीं होती उसमें, जैसे आपने कहा ना कि मेरा फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा होता है, मेरा फोकस हर चीज़ पे होता है। डाइट पे भी होता है। हम जब आपको सारा कुछ बता रहे हैं ना, तो हम
सबसे पहले तो हिस्ट्री पेशेंट की क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि हम पेशेंट से ये फाइंड आउट करें, जब आप बात कर रहे होते हैं उस कंसल्टेशन के दौरान, तो आपको उनकी पर्सनैलिटी का भी पता लग जाता है कि अच्छा इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली है। असेसमेंट एग्जैक्टली हम असेसमेंट कर रहे होते हैं और उसमें हमें पता लग जाता है कि उस असेसमेंट में कि उनकी जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फील कि हमारे पास पेशेंट आके रो रहे होते हैं, तो वो इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हुआ। स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर स्किन, मैं कहूँगी कि स्ट्रेस के साथ आपकी कोलेजन भी डैमेज होगा, स्ट्रेस के साथ आपकी पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होगी, आपके हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, आपका हेयर फॉल भी होगा, आपके लाइंस रिंकल्स बनेंगे, पोर्स खुल जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना अदर देन स्किन ट्रीटमेंट्स फोकस जो है सब चीज़ों में होगा, लेकिन उसमें से भी क्योंकि शायद अब हमारी सोशली हम इस तरह की सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं जिनमें स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी मेरा बहुत फोकस होता है। और यहाँ तक होता है कि हम पेशेंट्स को प्रॉपर गाइड करते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है कि आप इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यू नीड टू गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप उनको ज़रूर दिखाएं, इसलिए क्योंकि मेरा काम वहाँ पे अधूरा है अगर उसके स्ट्रेस को हमने नहीं ठीक किया। और ऐसी एग्जांपल्स हैं, मेरे पास एक बच्चा आता था जिसको एक्नी थी, और एक्नी का ट्रीटमेंट वो कहता है कि मैं कई सालों से ले रहा हूँ और मेरी एक्नी नहीं ठीक हो रही। जब हमने उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि ही वाज थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशन कि उसका सुसाइड का भी एक दफ़ा इंसिडेंट था। तो अगर ऐसे पेशेंट को हम पिक ना करें और उसको फर्दर डील ना करें, फिर हमने उनको भेजा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग टू गुड नाउ। वो जब अगली दफ़ा मेरे पास आया बच्चा वापस, तो मैं उसको देखकर पहचान ही नहीं सकी क्योंकि वो इतना खुशबाश, उसका रंग इतना साफ़ सुथरा, हालांकि मैंने रंग के लिए कुछ नहीं दिया था, हम सिर्फ एक्नी को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उसकी रंगत खिली हुई और वो बड़ा खुश, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हुआ। जब उसको मैंने देखा पहले पहचाना नहीं, जब नाम पढ़ा और पुरानी फाइल देखी तो मैंने कहा अच्छा तुम तो वो बच्चा हो। तो ये सेट कि मैं गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, मैंने सेशन लिया और मेरे माँ बाप भी इस वजह से बहुत खुश है। तो कहने का मतलब ये कि हमें हर चीज़ को एक होलिस्टिक अप्रोच में लेकर जाना पड़ता है, और स्किन में सिर्फ ये नहीं कि हम ही सारी चीज़ें ट्रीट कर रहे हो, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। अगेन फिर वही बात आती है, क्वैक और एक क्वालिफाइड डॉक्टर में डिफरेंस ये होगा कि जो क्वालिफाइड होगा, जहाँ पे उसको लगेगी कि दूसरे डॉक्टर से हेल्प लेने की ज़रूरत है, अगर किसी को थायराइड का मसला हो रहा है, हमने भी सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम 2 साल की ट्रेनिंग जो FCPS में होती है, 2 साल की ट्रेनिंग हमारी जनरल मेडिसिन की होती है। मुझे पता है कि थायराइड की डिजीज़ में क्या क्या मेडिसिन देनी है, लेकिन मैं अपने ऊपर इसलिए नहीं लेती क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो क्वालिफाइड है उस प्रोफेशन का, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उसको पता है कि इसको कितनी डोज देनी है, किस तरह से देनी है, तो हम उस पेशेंट को रेफ़र करेंगे दूसरे डॉक्टर के पास। जैसे आपने एक अपनी एक पेशेंट की एक स्टोरी यहाँ पर डिफ़ाइन की, तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप एक ऐसे पेशेंट की भी स्टोरी यहाँ डिफ़ाइन करें जो क्रैक के हत्थे चढ़ा और वो केस उससे डिस्टर्ब हो गया और वो आपके पास आया। ऐसे तो कफ़ील वैसे रोज़ ही हम हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा देख ही रहे होते हैं केस। बट ये है कि रीसेंट जो एक मैंने केस देखा था जिसमें एक पेशेंट थी जिसको बालचर, जो आम ज़बान में हम कहते हैं, एलोपेशिया एरियाटा, उस पेशेंट को था, और उसको कोई 2-4 दफ़ा ये हो चुका था। पहले भी वो पेशेंट एक दफ़ा इसी तरह से किसी हकीम के पास गई थी और उन्होंने उनको उसके ऊपर कोई लगाने के लिए कोई चीज़ दे दी थी, क्रीम टाइप की कोई थी, और उन्होंने वो लगाई थी, तो कह रही थी कि मुझे वक्ती फ़ायदा हो गया था, मेरे दोबारा बाल आ गए। कुछ अर्से के बाद फिर मसला हुआ, और उस टाइम पे भी वो पेशेंट कह रही थी कि मेरी स्किन के ऊपर जलन हुई थी, दाने बने थे, और वहाँ पर एक वो जो स्कैब सा बनता है वो बना था, लेकिन कुछ दिनों में वो गिर गया और फिर वहाँ से बाल वापस आ गए थे। दूसरी दफ़ा उनको प्रॉब्लम हुआ, पेशेंट ने फिर से उसी तरह से वो क्रीमें और वो सब चीज़ें लगाई क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी उस चीज़ के लिए सेंसिटाइज हुई भी थी। दूसरी दफ़ा उनका रिएक्शन बहुत सिवियर हो गया, और वो पेशेंट मेरे पास तकरीबन कोई 3 या 4 दिन के बाद आई थी, जिसमें उनकी आइज़ के ऊपर भी बहुत स्वेलिंग थी, पूरे फेस पे स्वेलिंग थी, पूरे नेक पे स्वेलिंग थी, सर पे तो डेफिनेटली बहुत सारे दाने, और ब्लैक कलर के ऐसे बड़े बड़े पैचेस बने हुए थे जो स्कैब से इन्फेक्टेड, और उसमें से पस भी आ रही थी। और उस पेशेंट को फिर हमें ठीक करने के लिए IV एंटीबायोटिक्स पे भी डालना पड़ा, कुछ स्टेरॉइड्स पे भी मैंने उनको डाला, ओरल स्टेरॉइड्स पे। तो फिर उस वक़्त पेशेंट डेफिनेटली रिग्रेट कर रहा था। और इसी तरह से एक जो केसेस बहुत से ऐसे, लेकिन एक जो मुझे बहुत याद रहती है पेशेंट एक थी मेरी, जिनका जब फेस देखा, वो आई मेरे पास फेस के इशू के साथ ही कि मेरे मुंह पे बहुत दाने हैं और स्किन मेरी रेड रहती है सारा टाइम। जब हिस्ट्री डिग इन की तो यही जो
ओवर द काउंटर वाइटनिंग क्रीम्स आ जाती हैं, गोल्डन, पर्ल, सिलमन्स, फेयर एंड लवली, आर्ची ड्यू एंड अ लॉन्ग लिस्ट। वो बहुत अरसे से लगाती रही हैं और उसके बाद उनकी जब मैंने पूरी बॉडी जब एग्जामिन की तो उनकी सिर्फ और सिर्फ फेस पे असरात नहीं थे, लगाती वो सिर्फ फेस पे थी, लेकिन उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी की स्किन थी वो पतली हुई भी थी, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा वेंस नज़र आ रही थी और स्किन के ऊपर छोटे छोटे उनके दाने थे और स्ट्रेच मार्क्स जो कि नॉर्मली ऐसे बॉडी एरियाज में नहीं बन रहे होते, आपकी बाजू वाली जगह पर, उनकी टमी पे, तो उनके हर जगह पे स्ट्रेच मार्क्स बने हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली जो एक दफ़ा आपकी स्किन इस लेवल पे अगर डैमेज हो जाए ना, तो ऐसे पेशेंट्स को हम भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर पा रहे होते। और सेम इसी तरह से बच्चे आते हैं हमारे पास, जो पेरेंट्स जिनके बच्चों के ये जो नैपी रैशेज़ होते हैं उसके लिए कैनाकॉम, बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट इस टाइप के स्टेरॉइड्स उस जगह पे लगा लेते हैं आप, क्योंकि वो ऐसा एरिया होता है जो नैपी में बंद होता है, ठीक है, और बच्चे की स्किन बहुत पतली होती है। वहाँ से जब स्टेरॉइड सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होते हैं ना, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो अच्छे खासे फूले हुए होते हैं, जिनका वज़न इतना ज़्यादा हुआ तो उनके चीक्स फूले हुए होते हैं और उनके चेहरे पे भी बाल होते हैं, उनके बॉडी पे भी बहुत बाल होती है, कुशिंग वाइट फेसेस कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड जब उनकी बॉडी पे अगर बहुत ना भी लगे, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत थिन है, तो इस वजह से उस स्टेरॉइड की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हुई और उस वजह से वो जो स्टेरॉइड उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ उसने उनकी बॉडी में वेट भी ज़्यादा किया, उनके बाल भी लेकर आए और अनफॉर्चुनेटली अगर ये सिलसिला जारी रहा तो गुर्दों पे भी वो असर अंदाज होता है, आई साइट पे भी वो असर कर सकता है और आपकी बॉडी के मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा स्टार्टिंग फ्रॉम योर बोन्स। ऐसे बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी हाइट कम रह जाती है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और केसेस बहुत से हैं इस तरह के। तो हमेशा यही होता है कि हम कहते हैं कि आप खुदारा कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि हम क्या लगा रहे हैं स्किन के ऊपर। सही। जैसे आपने बेबीज़ के बारे में बात की, तो मैं आपसे एक और भी एक क्वेश्चन है, मैं वो जानना चाहूँगा कि जो चाइल्ड बर्थ मार्क होते हैं उसको आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं कि डर्मेटोलॉजी में उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, या वो उसी तरह जिस तरह सदियों से यही हो रहा है, किसी क्वैक के पास ले जाते हैं और वही ट्रेडिशनल वे से जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको अगर आप डिफ़ाइन। बर्थ मार्क की टाइप्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। बर्थ मार्क बेसिकली क्या चीज़ होती है? बर्थ मार्क वो चीज़ है जो भी आपका नॉर्मल कोई हिस्सा है जिस्म का, वहाँ पर उसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपको खून की रगें हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स है। अगर वो बहुत ज़्यादा गुच्छा कहीं बनाएगा तो रेड रेड कलर के बड़े बड़े निशान होते हैं, गर्दन के पीछे बड़ी कॉमन साइट है, फेस पे कभी कुछ पेशेंट्स के बने हुए होते हैं और इन रेड निशानों को पेरेंट्स बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो कराना ही कराना है। वो पहले डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर उनको तसल्ली बख्श जवाब ना दे, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग ना करे, तो ऐसे पेरेंट्स चले जाते हैं क्वैक्स के पास। और क्वैक्स अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली नहीं, मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक पिक्चर ऐसे बच्चे की देखी थी जिसके हाथ के ऊपर इस तरह का, जिसको हम हीमेंजियोमा बोलते हैं, इसी तरह से खून की रगों का एक गुच्छा था जो बना हुआ था। उनके पेरेंट्स उसको किसी इसी तरह से हकीम के पास ले गए, उसने ऊपर से कोई ऐसा एसिड लगा दिया जिससे पूरी स्किन बच्चे की बर्न हो गई। तो बेसिकली डिपेंड करता है बर्थ मार्क की टाइप के ऊपर। वो तिल भी हो सकता है, वाइट कलर का तिल भी हो सकता है, ब्राउन कलर का तिल भी हो सकता है, ब्लैक कलर का तिल भी हो सकता है, वो हर तरह के मार्क्स होते हैं। बर्थ मार्क पे ना एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उनके जहन में ये होता है कि पैदाइशी हुई होगा। ज़रूरी नहीं है बर्थ मार्क पैदाइशी ही हो, बर्थ मार्क इज़ अ मिसनोमर। ये आपकी जो लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी जेनेटिक्स में वो चीज़ मौजूद होगी। हो सकता है जब आप एडल्टहुड में, एडोलेसेंस में जब एंटर हो रहे हो तब भी बर्थ मार्क आपका बन सकता है, ठीक है। वो आपकी जीन्स में मौजूद थी, पैदाइशी तौर पे मौजूद थी, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो ज़ाहिर नहीं हुए, वो आपकी बॉडी पे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं लगे जिसकी वजह से वो निशान ज़ाहिर हो। अब कुछ बर्थ मार्क्स तो ऐसे हैं जो वक्त के साथ खुद ठीक भी हो जाते हैं, जैसे कि एक हीमेंजियोमा का मैंने जिक्र किया, या स्टॉक बाइट होता है जो नेक के पीछे बना हुआ होता है, या कुछ बच्चों का मंगोलियन स्पॉट उसके लिए बोलते हैं कि आपके कमर के नीचे जो है एक ब्लू कलर का निशान सा होता है, डार्क कलर का निशान होता है। ये कुछ ऐसे निशान होते हैं जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद वो निशान खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसके ऊपर ये फिर अब अगेन वही बात की, जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होगा उसको पता है इसकी तशखीस क्या है, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर आपको ये भी एक्सप्लेन करेगा कि ये इतने साल में जाके ये इतने % बच्चों में रिग्रेस कर जाता है, और इतने साल पे, जैसे कि जो नॉर्मली हीमेंजियोमास होते हैं उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि 2 साल के बाद ये कम होना शुरू होगा। शुरू के 2 साल क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसकी स्किन की ग्रोथ हो रही है, तो साथ साथ उस निशान की भी ग्रोथ होगी। वहाँ पे पेरेंट्स परेशान होकर उसको लेकर जाते हैं क्वैक्स के पास, तो आपने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, पहले ये बढ़ेगा,
2 साल के बाद ये फिर हल्का होना शुरू हो जाएगा और 5 साल तक 50% बच्चों में ख़त्म हो जाता है और 10 साल तक 100% बच्चों में ये ख़त्म हो जाता है। आपने इसके ऊपर कुछ नहीं करना अनटिल अनलेस किसी ऐसी जगह पे ये बर्थ मार्क बना हुआ है, जैसे आँख के ऊपर है या कान के ऊपर है या होंठ पे या नाक पे, ऐसी जगहों पे अगर ये बना हुआ है तो जब उसका साइज़ बढ़ेगा तो होंठ की शेप चेंज हो जाएगी, उसको खाने पीने में दुश्वारी हो सकती है। आँख पे बनेगा तो आई साइट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम ट्रीटमेंट्स देते हैं और अगेन उसमें भी फिर हमारा वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम खुद अकेले ट्रीट करें। हमें लगा किसी सर्जन की हेल्प की ज़रूरत है, हम सर्जरी के लिए भी भेजेंगे। हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ लेज़र्स की ज़रूरत है तो हम वो भी करेंगे। तो अगेन वही बात, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डायग्नोस करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और डायग्नोसिस के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग हर निशान का, जो कुछ बर्थ मार्क जिनमें तिल आ जाते हैं, कुछ ऐसे तिल हैं जो लेज़र से ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे तिल हैं जिनके ऊपर बाल होते हैं वो लेज़र से नहीं ठीक होते, उनको हम प्लास्टिक सर्जन्स के पास भेजते हैं क्योंकि उनमें स्किन ग्राफ्टिंग्स होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर ले ठीक नहीं होते। तो वो सारा कुछ आपका डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी आप देखते हैं इस चीज़ को? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम देखते हैं। नहीं, अगर आप इसको इस तरह देखें कि जिस तरह आपने एक प्रेगनेंसी के केस का आपने हवाला दिया कि एक बेबी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स जा रहे हैं, क्रैक के पास उस सेवेरिटी में गई, उसका एक प्रेगनेंसी का एक प्रोसीजर जो है वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट था उसका, उसने उसके दौरान स्किन ट्रीटमेंट एक क्वैक से करवा लिया और क्वैक से वो ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स उसके बेबी पर गए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो डायग्नोसिस और वो फैक्टर्स जो है लैक करता है। यानी आपके पास जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव फैक्टर है, वो पर्सनल असेसमेंट। अच्छा, इसमें ना कफील प्रेगनेंसी की जहाँ हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट। क्यों सेंसिटिव पॉइंट है? हमारे लोगों के जहन में होता है कि हम जो चीज़ें स्किन पे लगा रहे हैं ना, प्रेगनेंसी में हमारा जो दिल करेगा हम लगा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में इवन कि जो हमारी सेफ़ एक्ने की क्रीम्स है, सेफ़ सन ब्लॉक्स भी, इवन कि कुछ सन ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में कहते हैं कि इनके इंग्रेडिएंट्स देखें आप, तो लगाने वाली चीज़ें भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। खाने वाली चीज़ों का तो खैर है ही है, तो उसमें डेफिनेटली फिर अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे, ऐसी क्रीमें लगाते रहेंगे, तो फिर आपके बच्चे के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके नुकसानात ना सिर्फ बच्चे पे बल्कि आपकी हेल्थ पे भी होंगे फिर उसके बाद। तो डेफिनेटली आपने जब तक अपने डॉक्टर से मशवरा ना करें, खुदारा कोई ऐसी चीज़ें अपनी स्किन पे खुद से ना लगाएं। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे, कोई स्पेसिफिक डिवाइस, यानी आपकी क्लिनिक में आपने कुछ डिवाइसेस रखी हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपसे कोई कैंडिडेट आता है, वो मशीन देखता है और उसका यही ख्याल आता है, क्योंकि मैंने मसाज मशीन भी घर में रखी है, मसाज मेरे घर पे भी हो रहा है, लेज़र ट्रीटमेंट में भी आप लेज़र ट्रीटमेंट की वो मशीन अप्लाई कर रही हैं, तो आपके हाथ में, एक डर्माटोलॉजिस्ट के हाथ में, और एक वो घर में जो वो पेशेंट हिमसेल्फ वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें कहाँ पर डिफरेंस आएगा? आया कि मशीन घर पे ले गए तो उसका पूरा स्किन ट्रीटमेंट वो खुद कर सकता है, या उसमें क्या इश्यूज़ या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें ना आप बात करें होम बेस्ड आईपीएल डिवाइसेस की बेसिकली, और ये भी एक बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल, और बहुत सारे पेशेंट्स ये सवाल पूछते भी हैं कि हम घर में आजकल जो लेज़र की मशीन आई हुई है हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। सिर्फ उसमें आईपीएल मशीन ही नहीं आई हुई है, स्किन टाइटनिंग की भी बहुत सारी रेडियो फ्रिक्वेंसी की मशीनें आई हुई हैं, मिनी हाइफूस आपको घर में इस्तेमाल के लिए मिल जाती हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क उसमें ये है कि जो हमारे पास डिवाइसेस सेटअप्स पे मौजूद होते हैं, पहली चीज़ आम ज़बान में अगर लोगों को समझाना है तो जो आईपीएल डिवाइस की जितना साइज़ ऑफ द हेड होगा ना, जो होम बेस्ड आईपीएल है, उसका इतना सा जो सिर्फ सर है या जो पूरी मशीन है, उतने साइज़ की पूरी हमारी जो प्रॉपर प्रोफेशनल जो मशीन होता है उसका सिर्फ हेड होता है, उसका सिर्फ हैंडल इस साइज़ का होता है। लेज़र बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी एम्पलीफाई हुई भी होती है, उसकी वेव लेंथ को हमने एक पूरे चैम्बर में से गुजार कर स्ट्रॉन्ग किया हुआ होता है, ठीक है। तो अब आप ये इमेजिन करें कि एक छोटी सी डिवाइस से जितनी रोशनी निकलेगी और एक इतनी बड़ी मशीन जो कि हमें उठा भी नहीं सकते हम लोग, मूव करने के लिए भी टायरें लगी हुई होती हैं, उस मशीन से जो एनर्जी निकलेगी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। दूसरी बात ये कि होम बेस्ड आईपीएल्स, आई एम नॉट अगेंस्ट है, मैं ये नहीं कहती कि वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास आपकी जो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, वो कुछ डिफरेंट होती है। अगर आपके थिक बाल है, आपको हार्मोन्स का इशू है और आप चाहते हैं कि हम घर पे बैठ के आईपीएल डिवाइसेस इस्तेमाल करके हमारे बाल ख़त्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका हार्मोन्स का भी ट्रीटमेंट होगा, आपकी अगेन वही बात होगी, सारी हिस्ट्री से लेके शुरू से लेके एंड तक सारी बात होगी, प्लस ये कि एक इतनी सी मशीन
वो क्या करेगी और एक प्रॉपर डिवाइस जो है जिसके अंदर हीट एनर्जी उस फॉर्म में होगी जो वाकई में बालों की जड़ों को बर्न कर सकती है, वो इफ़ेक्टिव होगी ज़्यादा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके बाल काफ़ी हद तक कम हो गए, लाइट हो गए, फिर हम पेशेंट को कह सकते हैं कि हाँ जी, अगर पेशेंट के लिए मुश्किल है बहुत आना, तो ठीक है, आप होम बेस्ड IPLs ख़रीद सकते हैं और आप घर पे इस्तेमाल करें। अब उसमें फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर पेशेंट हमारा समझदार नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि वो हीट एनर्जी है, बहुत तेज़ एनर्जी स्किन पे लगा दी, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला पेशेंट है, उसने अपनी स्किन के ऊपर IPL बहुत तेज़ एनर्जी लगा दी, स्किन बर्न हो सकती है, डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो जितने भी ये होम बेस्ड डिवाइसेस है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम विद द प्रॉपर प्रोफेशनल मशीन्स। लेकिन क्योंकि लोगों को होता है कि हम कोई अगेन शॉर्टकट्स करें, तो लोगों का दिल होता है कि हम ये ख़रीदें। तो ये मैं ऐसे इसको कहूँगी कि हाँ, आपने ट्रीटमेंट्स ले लिए, प्रॉपर सेशंस ले लिए डॉक्टर से, अब आपके आगे की मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे आप ऐसी किसी डिवाइस पे रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। बट फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट 70 to 80% ऑफ रिडक्शन ऑफ हेयर के लिए या आपकी प्रॉपर जो स्किन टाइटनिंग है, उसके लिए ये डिवाइसेस इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। उसके लिए आपको डॉक्टर के क्लिनिक जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक इस तरह का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो कि अमूमन डॉक्टर से नहीं किया जाता। अब ये मुझे बता दें कि अगर आप कोई ब्यूटी क्रीम ले रहे हैं, ठीक है, उससे आपको इंस्टेंट ग्लो आ रहा है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वाई क्यों मैं अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ? अगर मुझे वो सस्ती 25-30 40-50 वाली क्रीम में वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे वो बता दें कि मैं क्यों डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, जो एक आम आदमी ये सोच बना के अगर वो क्रीम लेने के लिए जाता है। मुझे इस बारे में बता दें कि क्यों का क्या आंसर है? क्यों का आंसर जो है ना, कुछ लोगों को उसी वक़्त इंस्टेंट भी मिल जाता है और कुछ लोगों को कुछ वक़्त के बाद मिल जाता है। देखें, इंसानी टेम्पटेशन है। मुझे भी कोई इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट नज़र आएगी जिसमें आप एक बड़ी हसीन सी लड़की दिखा रहे होंगे और उसका बड़ा खूबसूरत चेहरा है, मेरा भी दिल करेगा कि मैं भी वो क्रीम इस्तेमाल करूँ, ठीक है? लेकिन जहाँ पे शॉर्टकट्स लाइफ में कहीं पे भी शॉर्टकट आएगा ना, उसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा। तो जब आप वो क्रीम लगाएँगे, हो सकता है आपको हफ़्ते 2 हफ़्ते, बल्कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, उनको विदिन अ मंथ और सो अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। कैसे अंदाज़ा होता है? क्योंकि उनकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। चूल्हे के सामने धूप में जाएँगे तो उनको चेहरे पर गर्माइश फ़ील होती है, ख़ारिश फ़ील होती है। फिर कुछ दिनों में उनकी स्किन पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर मज़ीद जब वो इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो मज़ीद इसको यूज़ करते रहते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर छाइयाँ ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। प्रॉब्लम इन क्रीमों का ये होता है कि आप जब एक दफ़ा उसको शुरू कर दें और आपने बीच में गैप दे दिया, तो आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होती है। तो पेशेंट सोचता है कि अच्छा, ये तो इस क्रीम से मैं ठीक रह रही हूँ और मैंने इसको लगाना छोड़ दिया तो मुझे मसला वापस आ रहा है, तो फिर वो उसको रोक नहीं सकता। आप इसको हम कहते हैं स्टेरॉइड विथड्रॉल सिम्पटम्स, कि जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे कि वो आपके साथ चिपक ही गया ना, ठीक है? तो क्यों आप जाएँ डॉक्टर के पास? इसलिए आप जाएँगे डॉक्टर के पास, शुरू में कोई भी नहीं आएगा, वो यही करेगा, वो 50-70 रुपए वाली क्रीम ही खरीदेगा, वो 2000 वाली या 1000 से ऊपर वाली क्रीम नहीं खरीदेगा। लेकिन जब आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होंगे, तो फिर डेफ़िनेटली वो पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचेगा और कहेंगे कि मेरे चेहरे पे दाने हो रहे हैं, मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं। और अगर कोई समझदार होगा तो उसको पहले से इन चीज़ों का पता होगा और वो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हर कोई शॉर्टकट के उसमें होता है। इस वजह से वो अपनी स्किन के ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके और उसके बाद फिर वो हमारे पास लैंड कर रहे होते हैं। अब सेगमेंट की क्लोजिंग के ऊपर मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जनरल पब्लिक अवेयरनेस के रिलेटेड अगर आप कुछ इस तरह का मैसेज जो आप समझती हैं कि उस तरह से लोगों तक डिलीवर नहीं हो रहा या शायद उस तरह से उनको अवेयरनेस नहीं है, उसके ऊपर आप प्लीज़ थोड़ी रोशनी डाल दें। आजकल ऑनलाइन और हमारे जो बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस और हर जगह से लोग प्रोडक्ट्स भी ख़रीद लेते हैं, लगा भी लेते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ अपने ऊपर करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, बिकॉज द इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट स्पेशलिस्ट अगेन, ठीक है ना? और इन्फ्लुएंसर ने आपको ये चीज़ बता दी, वो चीज़ बता दी, तो आपने उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपने पहले देखना है कि आपकी स्किन है, उसको आप किसी भी चीज़ से एक्सपोज करने से पहले आपकी स्किन के ऊपर अगर उसका रिएक्शन हो गया तो अगेन फिर वही बात आएगी कि 40-50 के चक्कर में आप 40-50 हज़ार पे पहुँच जाएंगे। तो इट्स ऑलवेज वेरी वाइज
टू गेट अ कंसल्ट बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर स्किन। आजकल अनफॉर्चुनेटली ये जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, उसमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नहीं पता कि किसने घर पे बनाई है प्रोडक्ट, किसने फैक्ट्री से बनवाई है प्रोडक्ट, और अगर फैक्ट्री से बनवाई है तो कौन सी फैक्ट्री से। जो थ्रू प्रॉपर चैनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स बन रही होती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे रहे होते हैं, उनके ऊपर एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेक एंड बैलेंस होता है। वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल से होकर आई भी होती है। और जो ऑनलाइन मिल रहा है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपको नहीं पता किसने क्या चीज़ शामिल की है। विटामिन सी बोला है तो उसमें नींबू का पानी डाल के दे दिया है, या वाकई में विटामिन सी है। सो कुछ भी चीज़ अपनी स्किन पे लगाने से पहले ज़रूर मशवरा करेंगे डॉक्टर से, सो दैट कि आपको नुकसानात ना हो। ये दही का भी बता दें, लीमू का भी चल रहा है आजकल, उसको बस का भी बता दें। हाँ, दही और नींबू खाएं ज़रूर, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लगाने से पहले डेफिनेटली आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है और उसके ऊपर आपने रॉ नींबू उठाकर अपनी स्किन पे लगा लिया, एक दफ़ा लगा कर ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा, फिर दोबारा नहीं लगाएंगे आप। सही। ये एक बहुत ही हम अमेजिंग एक नेक्स्ट एपिसोड करने जा रहे हैं। वो कैंडिडेट जो 40 या 40 से ज़्यादा के हैं, वो ये वीडियो जो अभी इस वक्त आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही है, आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसके ऊपर आप जो है अपने क्वेश्चंस वो डाल सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में वो कैंडिडेट जो कि 40 या 40 की उम्र से ज़ायद के हैं, उनकी तमाम क्यूरीज जो स्किन रिलेटेड हैं उसके ऊपर डॉक्टर सकीना बात करेंगी। तो अब क्लोजिंग सेशन में हम मैडम से ये पूछेंगे कि उनके सोशल मीडिया लिंक्स कौन कौन से हैं और क्लिनिक की लोकेशन, और इसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे कि जो आने वाला एपिसोड है उसमें ये किस पर बात करने जा रही हैं। कफ़ील, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हमारे जो मिडिल एज ग्रुप है 40 एंड अबव, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे स्किन इश्यूज़ होते हैं जिनमें उनको स्किन के ऊपर एजिंग का प्रोसेस उनका स्टार्ट हो चुका होता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अवामिल है जिनसे उनको गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी स्किन इम्प्रूव हो सकती है, और कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए हम उनकी स्किन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। हमने उन पे बात करना है। और तमाम व्यूअर्स से मैं ये कहूँगी कि इस वीडियो के नीचे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस है, जिनमें हमारा फेसबुक है डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से, और इंस्टाग्राम पे है डॉक्टर सकीना स्किन स्पेशलिस्ट के नाम से, आप वहाँ पर भी अपने कमेंट्स और अपने इनबॉक्स मैसेजेस कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट एपिसोड में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे। लोकेशन मेरी है डॉक्टर सकीना क्लिनिक्स, इट्स इन द बेसमेंट ऑफ अलबर्का बैंक, माल रोड पे, नियर डिप्लेक्स सैलून एंड बैरियर नंबर 3 वाकेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सकीना फ्रॉम डॉक्टर सकीना क्लिनिक्स। उम्मीद करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।